चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बात करने वाले यहाँ पे हमारा ये फुटिंग वगैरह की बात चली। फुटिंग, कॉलम, बीम, स्लेब, सबका एक ही बार में अपन इनको देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बहुत क्या है, देखो इनसे ना क्वेश्चन आपके बनते हैं, आरसीसी से ज़्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इन सारी चीज़ के बारे में अपन देखने वाले। चलिए पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं। हमें यहाँ पे मैं बता दूं, एसएससी जेई के अपन क्वेश्चन यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। एसएससी जेई, ठीक है, एसएससी जेई के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद में अपन स्टेट एई के करने वाले हैं। स्टेट एई नहीं, गुप्ता एंड गुप्ता करने वाले हैं, राइट। ये सारी चीज़ अपन करने वाले हैं और आगे बहुत कुछ हम देखने वाले हैं। तो आपको बने रहना है और देखते रहना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका 3.1 जरा चेक करना। 3.1 में a slab is designed as a two-way slab if the ratio of long span to short is smaller than। तो टू वे स्लेब की बात कर रहा है ना, टू वे स्लेब। और आपका रेशियो पूछ रहा है किसका, लॉन्ग स्पान टू शॉर्ट स्पान। यदि लॉन्ग स्पान और शॉर्ट स्पान में इसको कैसे, टू वे स्लेब के लिए क्या हो जाता है, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। 3.1 का 2। फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या बोल रहा है, मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील, मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील इन ऑन आरसीसी बीम फॉर एफई 500। एफई 500 के लिए आपका, एफई 500 के लिए आपका 0.17, ठीक है। 0.17 आपका यहाँ पे हो जाता है, राइट। 3.2 का 0.17, ठीक है। वही आपका ए एस टी मीन और डिवाइड में आपका बी डी और इक्वल्स टू आपका क्या, 0.85 डिवाइड में एफ वाई, ठीक। ये वाला फार्मूला लगा के अपन यहाँ पे कर सकते हैं। फिर इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट 3.3 का। इन reinforced एंड प्लेन कंक्रीट फुटिंग रेस्टिंग ऑन सॉलिड सॉइल्स द थिकनेस एट एज shall not be less than। जो थिकनेस ऑफ एज है ना, reinforced एंड प्लेन कंक्रीट फुटिंग रेस्टिंग ऑन सॉइल, द थिकनेस ऑफ एज shall not be less than, कम नहीं होना चाहिए, किससे कम नहीं होना चाहिए। तो इसमें आपका हो जाएगा 15 सेंटीमीटर से, ठीक है। 15 सेंटीमीटर से लेस देन नहीं होना चाहिए। रिइंफोर्स एंड प्लेन कंक्रीट फुटिंग रेस्टिंग ऑन सॉइल, थिकनेस ऑफ एज सेल नॉट बी। तो आपका जो यदि सॉइल पे फुटिंग रेस्ट कर रही है ना, प्लेन कंक्रीट की फुटिंग जो है आपकी, रिइंफोर्स या प्लेन कंक्रीट की फुटिंग रेस्ट कर रही है, तो उसकी थिकनेस 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, ठीक। 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए फुटिंग में। जो फुटिंग है वो 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। बेंडिंग मोमेंट, इसमें क्या बोल रहा है, बेंडिंग मोमेंट कोएफिशिएंट एंड शियर कोएफिशिएंट फॉर कंटिन्यूअस बीम ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, ठीक है। एज पर IAS, मतलब IS 456, दिस मे बी यूज्ड व्हेन स्पान डू नॉट डिफर टू द लॉन्गेस्ट स्पान। इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3.4 का 15%, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो बेंडिंग मोमेंट कोएफिशिएंट एंड शियर कोएफिशिएंट फॉर कंटिन्यूअस बीम of uniform cross section may be used only when span do not differ to the longest span। मतलब कि यहाँ पे 15% आपका हो जाएगा। A slender section buckle locally, a slender section buckle locally। जो सिलेंडर सेक्शन है आपका वो बकल करता है, ये इसमें इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बिफोर रीचिंग इल्ड मोमेंट। बिफोर मतलब कि इल्ड मोमेंट से पहले ये क्या हो जाता है, बकल कर जाता है। एज पर IS 456 द इफेक्टिव लेंथ ऑफ कैंटिलीवर शेल बी टेकन एज।
इसका जरा चेक करना। द इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ कैंटिलीवर शैल बी टेकन एस, शैल बी टेकन एस। इसमें क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसका सिंपल है आंसर इसका, क्लियर स्पान प्लस इफेक्टिव डेप्थ बाय 2, आपका बी हो जाएगा, राइट। तो इसका सी आंसर था, इसका बी। नेक्स्ट आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी करना है अपने को, क्या है समय नहीं है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन अपने को डिस्कस करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। For two-way action that is punching shear, the calculated shear stress should satisfy following this। ठीक है, तो यहाँ पे आपका यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 3.7 में आपका हो जाएगा बी, 3.7 बी। ठीक है, 0.16 अंडर रूट एफ सी के, 0.16 होता है, ठीक है ना, याद रखना है क्या चीज, 0.16, राइट। ये हो जाएगा पंचिंग शियर है ना, पंचिंग शियर। फॉर टू वे एक्शन दैट इज पंचिंग शियर द कैलकुलेट शियर स्ट्रेस, कैलकुलेटेड शियर स्ट्रेस टाउ बी शुड सेटिस्फाई फॉलोइंग रिलेशन दिस वेयर वर्किंग स्ट्रेस मेथड। ठीक है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड, वर्किंग स्ट्रेस मेथड, ठीक है। तो इस केस में आपका 3.7 वर्किंग स्ट्रेस में आपका हो जाता है क्या, डब्ल्यू एस एम 0.16, और एल एस एम में आपका होता है 0.25 अंडर एफ सी के, ये हो जाता है आपका एल एस एम में, ठीक है, ये चीज। चलिए जल्दी जल्दी अपने को पढ़ना है और नेक्स्ट आगे बढ़ना है। द मिनिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू मेन reinforcement bar should be, the minimum horizontal distance between two main reinforcement bar should be, इसका क्या हो जाएगा? सिंपल है, डायमीटर ऑफ लार्जेस्ट बार 5 mm मोर देन नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट विच एयर इज हायर। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट चलते हैं, साइड फेस रिइंफोर्समेंट शेल बी प्रोवाइडेड इन reinforced concrete beam when depth of web the beam exceed। ठीक, तो इसका 750, 3.9 का आपका हो जाएगा 750। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ कैंटिलीवर बीम, अ कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल, अ कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल नॉट बी यूज्ड फॉर हाइट मोर देन, ठीक है, मोर देन आपका यदि अपना क्या हाइट ज्यादा हो गई तो इसमें, ठीक है, कैंटिलीवर ही 6 ही हो जाएगा, राइट, 6 मीटर। कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल शुड नॉट बी यूज्ड फॉर हाइट्स मोर देन 6 मीटर, मोर देन 6 मीटर, राइट। आगे चलते 3.11 का, अ रिडक्शन फैक्टर, अ रिडक्शन फैक्टर सी आर, ठीक, अ रिडक्शन फैक्टर आपका सी लोड कैरिंग कैपेसिटी फॉर अ लॉन्ग कॉलम एल ई, तो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इसमें आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ये वाला, ठीक है, 48, राइट, 48, 1.25 48 एल ई बाय बी, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 3.12 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, जरा चेक करना, ठीक है। अ टी बीम, अ टी बीम बिहेव्स एज अ रेक्टेंगुलर बीम ऑफ विड्थ इक्वल टू इट्स फ्लैंज, विड्थ जो है ना, जो आपका रेक्टेंगुलर बीम ऑफ विड्थ इक्वल टू इट्स फ्लैंज, तो इसमें जैसे कि टी बीम होता है ना, तो रेक्टेंगुलर की तरफ बिहेव कर रही है, ठीक है, उसमें आपका जो न्यूट्रल एक्सिस है वो कहाँ फॉल करेगी बोल रहा है, तो ये फॉल करेगी आपकी कहाँ, फॉल विद इन फ्लैंज, फॉल विद इन फ्लैंज, ठीक है, ये चीज़ है। तो इसके बाद में ये वाला क्वेश्चन जरा हम देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपका क्या बोल रहा है कि ये सारी चीज़ दे दिया है, टाउ वी, टाउ वी क्या है आपका नॉमिनल, टाउ वी आपका नॉमिनल shear stress, फिर टाउ सी इज डिजाइन shear stress, shear strength of concrete and tau c max is the maximum design, tau c max is the maximum design shear strength of concrete
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यहाँ से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आपको वो बताना है। तो यहाँ पर सिंपली इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 3.13 का। देखो ये टाउ वी क्या है आपका नॉमिनल शियर स्ट्रेस, टाउ सी क्या है डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ठीक, तो ये जो है राइट, तो जो नॉमिनल शियर स्ट्रेंथ वो कम होना चाहिए है ना, किससे, डिजाइन शियर स्ट्रेंथ से। क्योंकि देखो डिजाइन शियर स्ट्रेंथ यदि अधिक ही तो रहना चाहिए, क्योंकि आपको सेफ रखना है ना स्ट्रक्चर को। यदि टाउसी जो डिजाइन शियर स्ट्रेंथ कम हो गई तो आपका फेल हो जाएगा, है ना। इसलिए मिनिमम शियर रिइंफोर्समेंट इज टू बी प्रोवाइडेड, मिनिमम शियर रिइंफोर्समेंट इज टू बी प्रोवाइड। तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आगे चलते 3.14, द मिनिमम minimum clear cover for the main reinforcement in column according to IS। मिनिमम क्लियर कवर जो होता है वो कितना रहना चाहिए, किसके लिए, आपके कॉलम के लिए। ठीक है, तो इसमें आपका जो कॉलम के लिए हो जाएगा ये सिंपल 40 हो जाएगा, कॉलम के लिए यहाँ पे 40 रहता है राइट। अब यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ कि किस किस के लिए कितना कितना रहता है। तो आपका यदि बीम एंड स्लेब है ना, बीम एंड स्लेब है तो उसके लिए आपका क्लियर कवर जो रहता है वो 20 रहता है। ठीक है, बीम और स्लेब के लिए आपका क्लियर कवर 20 रहता है। और वहीं पे आपका यदि कॉलम है, कॉलम, तो कॉलम के लिए आपका जो कवर है वो रहता है 40। और वहीं पे फाउंडेशन है तो फाउंडेशन के लिए आपका रहता है 50 राइट। अब देखो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ये जो है ये बीम आपका बीम और स्लेब जो लोड कैरी करता है वो क्या कैरी करता है, जैसे कि लोड आएगा, जैसे ये बीम हो गई आपकी है ना, ये बीम इस तरीके की बीम हो गई, इसके ऊपर स्लेब आ गई, बीम और स्लेब दोनों आती है ना, बीम के ऊपर स्लेब आती है। तो दोनों में एक तरीके से क्या हो रहा है, एक बेंडिंग एक्शन हो रहा है, बेंडिंग राइट, बेंडिंग। तो आपका जो कॉलम है, आपका जो कॉलम है सॉरी बीम है, वो एक ही बीम जो स्लेब आती है, स्लेब उसके ऊपर आती है बीम के ऊपर। तो यहाँ पे एक ही बीम नहीं होते हैं, ढेरों बीम होते हैं है ना, 3-4 बीम तो होते ही हैं। तो जो वो आने वाले लोड को कैरी करते हैं। तो इसमें कम लोड आ रहा है ना, कम लोड आ रहा है, इसलिए इसको कम कम इसका क्लियर कवर दे दो। मतलब ऐसे भी याद रखो ना भैया, याद रखने का तरीका कुछ भी करना है अपने को। ठीक है, और कॉलम, कॉलम क्या होता है, कंप्रेसिव लोड आती है यहाँ पे, कंप्रेसिव ना, कॉलम में कंप्रेसिव आता है। तो कंप्रेसिव आने के वजह से, कंप्रेसिव आने की वजह से क्या होगा कि कंप्रेसिव अधिक लोड होता है आपका, है ना, पूरी तरह स्ट्रेस्ड रहता है आपका ये कॉलम। तो इसमें 40। और फाउंडेशन, अल्टीमेट फाउंडेशन जो है, विदाउट फाउंडेशन तो आपका कुछ बन ही नहीं सकता, तो इसमें 50। तो आपको ये 3 स्ट्रक्चर आपके बिल्डिंग में काम आते ही है, फाउंडेशन रहेगा, कॉलम रहेगा, देन बीम रहेगा। तो इसको ऐसे याद रख लेना है। ठीक है, ये हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं जल्दी से। द डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स ऑफ आरसीसी कॉलम, लॉन्गिट्यूडनल बार्स का जो डायमीटर है आरसीसी कॉलम में वो कितना रहता है, आरसीसी कॉलम में आपका कितना इसकी बार की वैल्यू रहेगी, 3.15 है ना। तो इसमें आपका सिंपल है, इसका डी 12 mm राइट, 12 mm आपका 3.15 का 12 mm इसका आरसीसी कॉलम में हम इसको देके रखते हैं डायमीटर राइट। आरसीसी कॉलम, जो भी आरसीसी कॉलम यदि आप बना रहे हो उसमें 12 mm तो श्योर है, देके रखते ही रखते हैं, 12 mm हम देते हैं राइट, बार का जो डायमीटर है। क्योंकि कॉलम है ना, कॉलम भैया बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है आपके पार्ट स्ट्रक्चर का। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इसका, इन एन आरसीसी सेक्शन ऑफ इफेक्टिव डेप्थ डी, इन एन आरसीसी सेक्शन ऑफ इफेक्टिव डेप्थ डी, इफ vertical stirrups are provided to resist shear, their maximum spacing measured,
along the axis of the member as per IS should not exceed। तो इसका क्या हो जाएगा आपका? तो इसका यहाँ पे सिंपली हो जाएगा क्या? 0.7D, ठीक है, 0.75D, 0.75D, राइट, ये चीज हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फॉर कंटिन्यूस स्लैब 3 mm इंटू 3 मीटर साइज, द मिनिमम ओवरऑल डेप्थ ऑफ स्लैब टू सेटिस्फाई वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट। तो इसको निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, जरा यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। देखो, आरसीसी का क्वेश्चन बहुत सारे पूछता है, इसलिए आपको आरसीसी अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, राइट। तो इसमें क्या हो जाएगा? फॉर कंटिन्यूस स्लेब में आपका क्या हो जाएगा कि L/D, राइट, L/D 26, ये आपका क्या होता है? कंटिन्यूस स्लेब के लिए एक क्राइटेरिया होता है। L/D इज लेस देन इक्वल टू 26, L/D इज लेस देन इक्वल टू 26, राइट। अब उसके बाद में एज्यूमिंग नो मॉडिफिकेशन फॉर टेंशन रेनफोर्समेंट, राइट, एज्यूमिंग नो मॉडिफिकेशन फॉर टेंशन रेनफोर्समेंट। तो इसमें क्या हो जाएगा, जरा देखना, D इज ग्रेटर देन 3000 डिवाइडेड बाय 26, राइट, ये चीज हो गया। अब यहीं पे चेक करते हैं अपन, D मतलब हमने क्या कर दिया, D को यहाँ से निकाल कर, राइट, 26 तो था ही, तो यहाँ पे L कितनी है आपकी? लेंथ 3 मीटर, तो इसको mm में चेंज कर दिए, 3000 हो गया, राइट। तो यहाँ से D आपका निकल जाएगा कितना? 115.4 mm, ठीक है, ये चीज हो गई। अब नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप आगे देखना, अब क्लियर कवर भी तो इसमें ऐड करना पड़ता है ना हमको, ठीक है। D बराबर कितना हो गया? 1.15.4 प्लस किसके लिए बात चल रही? स्लेब के लिए। तो स्लेब में आपका क्लियर कवर लगता है 20, तो यहाँ से अल्टीमेट आपका कितना हो गया? 135 mm, ठीक है। तो इसके नियरेस्ट आंसर जो है आपका कितना है? नियरेस्ट आंसर 150 mm, 150 mm, राइट। तो ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा यहाँ पे क्या होगा आगे? नेक्स्ट, द मिनिमम परसेंटेज। तो आपको जो हमने पीछे भी क्वेश्चन करे ना, तो उसमें आपको मेन चीज याद रखना है क्या? L/D इज लेस देन इक्वल टू 26, ये वाला क्राइटेरिया आपको याद रखना है, ये क्राइटेरिया आपको याद रखना पड़ेगा। L/D इज लेस देन इक्वल टू 26, L/D इज लेस देन इक्वल टू 26, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। L/D इज लेस देन इक्वल टू 26, ये क्राइटेरिया याद रखना है आपका, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वर्टिकल डिफ्लेक्शन बोल रहा है ना यहाँ पे, फॉर कंटिन्यूस स्लेब 3 मीटर इंटू 3.5 मीटर साइज, द मिनिमम ओवरऑल डेप्थ ऑफ स्लेब टू सेटिस्फाई वर्टिकल डिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर भी वर्टिकल डिफ्लेक्शन वाली बात आई, तो उस केस में हम यहाँ पे कर देंगे क्या? L/D इज लेस देन इक्वल टू 26, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 3.18 का, द मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील इन आरसीसी, द मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील इन आरसीसी स्लैब using mild steel reinforcement in given by, the minimum percentage of steel in RCC slab using mild steel reinforcement in given by। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? सिंपल देखो, देख यहाँ पे मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील बोल रहा है ना, मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील आरसीसी स्लैब यूजिंग माइल्ड स्टील। तो एक तो माइल्ड स्टील होता है आपका,
माइल्ड स्टील, और दूसरी चीज एक कौन, ये हो गया माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील में आपका हो जाएगा कितना, सिंपल माइल्ड स्टील में हम लेके चलते कितना 0.15%। फिर आपका HYSD जो होता है, एच वाई एस डी में आप कितना लेके चलते हो 0.12%, राइट। एच वाई एस डी में आप लेके चलते हो 0.12%, और माइल्ड स्टील में लेके चलते हो आप 0.15%, राइट। इसका तो ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखनी है, माइल्ड स्टील में 0.15% और HYSD में 0.12%। HYSD क्यों 0.12% क्यों लेकर चल रहे हैं HYSD में, क्योंकि देखो HYSD एक्चुअली में थोड़ा सा क्या होता है, हाई इल्ड स्ट्रेंथ होती है इसकी, है ना। तो इसके लिए हाई है, ज़्यादा है, इसलिए आप कम लेके चलोगे। माइल्ड है तो माइल्ड है मतलब थोड़ा सा कम है, तो इसलिए आप क्या ज़्यादा लेके चलोगे। तो ऐसे याद रख लो, राइट। तो ये सारी चीज़ क्या है अपने को ध्यान रखनी है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी ना बाद में। पढ़ते जा रहे हैं, याद कुछ नहीं हो रहा है तो क्या है वो, आगे पार्ट पीछे से पार्ट, है ना। ऐसी कहानी अपने को नहीं करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पेसिंग ऑफ स्टायरप्स इन अ रेक्टेंगुलर बीम्स, ठीक है। स्पेसिंग ऑफ स्टायरप्स इन अ रेक्टेंगुलर बीम्स इज increased at ends kept constant throughout the length, decreased towards the center of beam, increased at the center of the beam। तो यहाँ से आपको बताना है 3.13 का, यहाँ पे आपको बताना है सॉरी 3.19 का आपको बताना है। बहुत ही सिंपल ही क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। इसका डी, इंक्रीज एट द सेंटर ऑफ बीम, स्टायरप्स, स्पेसिंग ऑफ स्टायरप्स, सेंटर ऑफ द बीम, ठीक है। हम जो स्पेसिंग ऑफ स्टायरप जो होती है ना, उसको इंक्रीज कर देते हैं इंक्रीज कर देते हैं सेंटर ऑफ बीम में, सेंटर ऑफ द बीम में हम इंक्रीज कर देते हैं। तो बीच में हम इसको इंक्रीज करते हैं, राइट। बीच में हम इसको इंक्रीज कर देते हैं, ध्यान देना है हमको यहाँ पे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी पार्ट चल रहा है भैया यहाँ पे, राइट। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अच्छा एक चीज और यहाँ पे देखो, याद रखना बहुत जरूरी है। हम स्पेसिंग ऑफ स्टायरप्स रेक्टेंगुलर बीम्स में इंक्रीज करते हैं सेंटर में, ठीक है। याद रख लो, स्पेसिंग सेंटर, बस इधर उधर नहीं देखना है, सिर्फ सेंटर पे देखना है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। द मिनिमम परसेंटेज ऑफ longitudinal reinforcement in RCC column is, the minimum percentage of longitudinal reinforcement in RCC column is, तो यहाँ पे 3.20 में आपका क्या हो जाएगा, देखो दिस, देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो कॉलम के लिए है ना, मिनिमम रिइंफोर्समेंट फॉर कॉलम, मिनिमम रिइंफोर्समेंट फॉर कॉलम, तो जो मिनिमम होता है वो हम लेके चलते कितना 0.8%। मिनिमम हम 0.8% लेके चलते हैं, और मैक्सिमम जो हम लेके चलते हैं वो लेके चलते हैं आपका कितना 6%, ठीक। ये चीज मिनिमम 0.8% और आपका मैक्सिमम 6% लेके चलते, किसमें, लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट इन आरसीसी कॉलम। लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट आपकी जो हम लेके चलते हैं कितना 0.6, तो यहाँ पे आंसर मिनिमम में 0.8 हो जाएगा, 0.8 और 6% हम मैक्सिमम लेकर चलते हैं, राइट। ये चीज होगी, मैक्सिमम 6% और मिनिमम आपका 0.8%। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। देखो हम ना यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले, इसलिए फास्ट करेंगे, नहीं तो क्या क्वेश्चन नहीं करोगे तो मज़ा नहीं आएगा यार। पढ़ते पढ़ते तो ज़िंदगी निकलने लगी है, जब तक कि आप क्वेश्चन नहीं लगाओगे कुछ ना हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है, यदि लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट कॉलम में पूछे, लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट कॉलम में पूछे तो 0.8% आपका मिनिमम हो जाएगा और 6% आपका मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी थी। अब आगे बात कर लेते हैं अपना द परमिसिबल बेरिंग स्ट्रेस इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन ऑफ कॉलम बेस इज इक्वल टू द परमिसिबल बेरिंग स्ट्रेस इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड में आपका बोल रहा है परमिसिबल बेरिंग स्ट्रेस आपको बताना वर्किंग स्ट्रेस मेथड में। तो आपका कितना हो जाता है वर्किंग स्ट्रेस में, आपको पता होना चाहिए। देखो ऐसे क्वेश्चन तो आपको ना भैया याद रखना ही रखना है, नहीं तो क्या मतलब फिर पढ़ाई करने का, ठीक है।
तो इसको 3.21 का हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहली चीज WSM की बात है, WSM, और बोल रहा है कि बेरिंग स्ट्रेस की यहाँ पे बात चल रही है, बेरिंग स्ट्रेस, राइट। तो बेरिंग स्ट्रेस में आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा सिंपली सिंपली आपका यहाँ पे देखो 3.21 का ना, यहाँ पे याद रखना है 0.75 FY, 0.75 FY, सनफा सनफा FY, सनफा FY, सनफा FY WSM में, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे ध्यान रख लेनी है बात को। चलिए नेक्स्ट में आपको क्या बोल रहे थे, RCC कॉलम इज रिगार्डेड, RCC कॉलम इज रिगार्डेड लॉन्ग कॉलम इफ द रेशियो ऑफ अनसपोर्टेड लेंथ बिटवीन रिस्ट्रेंट लिस्ट लेटरल डायमेंशन इज मोर। इसका 3.22 का आपको पता करना है, तो क्या हो गया यहाँ पे 60 हो जाएगा, राइट। 3.22 में आपका 60, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा, हो जाएगा। RCC कॉलम इज रिगार्डेड एज लॉन्ग कॉलम इफ द रेशियो ऑफ इट्स अनसपोर्टेड लेंथ बिटवीन इंड रिस्ट्रेंट टू लिस्ट लेटरल डायमेंशन इज मोर देन 60, ठीक। तो इसको याद रख लेना है। तो यहाँ पे हमारा ये वाला टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे स्टील की, ठीक है। स्टील डिजाइन की हम बात करने वाले हैं, राइट। स्टील डिजाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है SSC JEE के लिए, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, है ना। स्टील देखने वाले हैं, उसके बाद में हम आपका कुछ मिसलेनियस देखेंगे, और फिर उसके बाद में ओवर हो जाएगा, राइट। तो अब ज़्यादा बचा नहीं है, सिंपल और हद से 30 मिनट का टॉपिक बचा होगा, लेक्चर 30 मिनट का बचा हुआ है। तो उसमें देखने वाले प्रीवियस ईयर है ये हमारा, राइट। इसके बाद में हम गुप्ता एंड गुप्ता लगाने वाले, गुप्ता एंड गुप्ता, देन उसके बाद में गुप्ता एंड गुप्ता के बाद में हम अदर चीज़ लगाने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहिए, मैं यहाँ पे गेट के भी क्वेश्चंस लेकर आऊँगा, ESC के भी लेकर आऊँगा, स्टेट AE की भी लेकर आऊँगा, राइट। चलिए, तो आपको यहाँ पे बेल आइकन को दबाना है। बेल आइकन को दबाने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।